हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीमेन फैन फिक्शन है। आई होप ये आपको ये पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घर, बहुत ही बड़ा, सुंदर और प्यारा घर। पता नहीं क्यों उस घर से रोने, चिल्लाने, बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं उस घर में क्या हो रहा था। तभी उस घर से एक इंसान दौड़ता हुआ आया। उस इंसान को देख के लग रहा था कि वो उस घर का नौकर है। वो नौकर बहुत डरा हुआ था। वो उस घर से निकलना चाहता था। उस घर में उसने जो भी कुछ देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उस घर से बस कैसे भी करके निकलना चाहता था। वो पीछे से उसका खड़ा एक इंसान उसे देख रहा था भागते हुए। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पीछे से गन निकाली और उस इंसान के पीछे से उसको गोली मार दी। वो नौकर ज़मीन पर गिर के मर गया। वो गोली मारने वाला इंसान अपने गार्ड्स को बुलाया और बोला, जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगाओ। ये कह के वो अंदर चला गया और उसने अंदर देखा कि उसका बाप एक कुर्सी पर बैठा है। उसके बाप के सामने दो इंसान, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा है। वो दो ओमेगा अल्फ़ा दोनों अपने घुटने पे बैठे थे। उनके सिर, हाथ, पैर से खून निकल रहा था। सामने बैठा इंसान बोलता है, जल्दी से इस प्रॉपर्टी की कागज़ पे साइन करो। मुझे यहाँ से जाना है। फालतू में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, मिस्टर पार्क। सामने बैठा अल्फ़ा बोलता है, कभी नहीं, मैं इस पर कभी साइन नहीं करूँगा। और वैसे भी मेरे साइन से कुछ नहीं होगा। ये मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने ये सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करी है। और मेरे बच्चे वो बहुत सुरक्षित जगह पे हैं। तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें एक गलत फैमिली हो गई है मिस्टर पार्क। तुम जानते हो, तुम्हें मारने में ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे। देखो, एक पल में तुम्हारे गार्ड्स, तुम्हारे नौकर ज़मीन पे पड़े खून की नदियाँ बहा रहे हैं। और तुम देखो, तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं गया है। तुम्हें देख के ना मुझे बहुत खुंदक आती है मिस्टर पार्क। और एक और बात, तुम्हारे बच्चों की, मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूँगा और अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठा बच्चा रो रहा था। वो अपने घुटनों पर सिर रख के रो रहा था। अपने माँ के कहे गई बातों को याद कर रहा था। उसे बाहर जाना था लेकिन वो जा नहीं सकता। उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था। उसने प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं बाहर ना जाऊँ। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ मुझसे ये कह रही थी कि बेटा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो बच्चा बोलता है, माँ प्लीज़ आप बाहर मत जाइए, मुझे इस अंधेरे कमरे में छोड़ के मत जाइए। आपको तो पता है ना, मुझे अंधेरे कमरे से डर लगता है। लेकिन बेटा, तुम्हारा इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सेफ़ है। जब तक तुम्हारी नूना ना आ जाए इस गेट को मत खोलना। और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। प्रॉमिस करो, जब तक तुम्हारी बहन तुम्हें इस कमरे से बाहर ना निकाले तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। प्रॉमिस करो मुझसे। ओके माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक नूना नहीं आ जाती मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊँगा। फिर उसकी माँ उसको अपने सीने से लगाती है और कहती है, अपनी नूना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसकी माँ उसे इस कमरे में बंद कर चली जाती है। वो छोटा प्यारा ओमेगा इन सब बातों को याद ही कर रहा था कि तभी उसे ज़ोरदार गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे बहुत तेज़ झटका लगता है। वो डर जाता है। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। वो अपने मुंह पे हाथ रख के अपने रोने की आवाज़ को कम कर रहा था। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी बोल रहा था, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? उसके सामने बैठा इंसान बोल रहा था, बॉस वो दोनों बच्चे इस घर में नहीं हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बेवकूफ़? वो दोनों बच्चे इस घर में नहीं है। इस घर में नहीं है तो कहाँ चले गए, बताओ मुझे। भी पीछे से एक लड़का बोलता है, डैड उस पर शॉट करना बंद कीजिए, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे पता चला है कि यहाँ पे पुलिस पहुँचने वाली है, हमें जल्दी निकलना होगा। हम बाद में भी उन दोनों को ढूंढ सकते हैं। तुम सही हो बेटा, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। सब अपनी गाड़ी तैयार करो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। उनके जाते ही वहाँ पे पुलिस की कार आई। उस कार में से एक ओमेगा गर्ल बाहर आई। वो गर्ल अंदर भाग रही थी। उस अंदर पहुँचते ही उसने देखा
उसके मॉम डैड ज़ख्मी हालत में फर्श पे पड़े थे। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। डैड अभी भी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो ओमेगा अपने डैड के पास गई। डैड प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, प्लीज़। डैड, मॉम, अंकल, इन्हें बोलिए ना ये अपनी आंखें खोलें। प्रिंसेस शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा हैं, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग आए, उन दोनों को हॉस्पिटल लेके चले गए। प्रिंसेस शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वो लड़की सिर्फ रो रही थी। तभी उसे याद आया कि उसका छोटा भाई कहाँ है। अंकल, मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम लिटिल प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे, वो घर में ही होंगे। फिर वो लड़की और कुछ गार्ड और वो बूढ़ा अंकल पूरे घर को छान मारते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं मिलता। वो ओमेगा अब बहुत रोने लग जाती है। अंकल प्लीज़ मेरे भाई को ढूंढिए, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अंधेरे चीज़ों से बहुत डरता है। चिंता मत करो प्रिंसेस, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम ने इसे कहीं छुपा दिया होगा, हम उसे ढूंढते हैं। अंकल मुझे पता है जिम कहाँ छुप सकता है, हम जब भी खेलते थे तो मॉम हमें उस जगह छुपाती थी। चलिए अंकल, मुझे लगता है जिम वही होगा। फिर वो ओमेगा गर्ल उस जगह भागती है जहाँ उसका भाई है। वो दौड़ते हुए उस कमरे के पास पहुँचती है। वो हर जगह उस कमरे में ढूंढती है। जिम बाहर आओ, मैं तुम्हारी नूना, जिम। तभी उसे उस कमरे का सीक्रेट रूम याद आता है। उस कमरे के पास जाती है और उस कमरे को खोलती है। जिम एक कोने में बैठा छुपा अंधेरे में रो रहा था। वो ओमेगा बॉय ऊपर देखता है, उसकी नूना उसे देख रही थी। वो उसे देख के और तेज रोने लग गया। फिर उसकी नूना उसे पास आई और उसे गले लगा लिया। जिम तुम ठीक हो ना? माय बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी पर मुझे जाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी बेबी, आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। वो लिटिल ओमेगा अपनी नूना के बाहों में रोते रोते बेहोश हो गया। उसकी नूना ये देख के डर गई। वो बोलने लगी, जिमिन क्या हो गया, अपनी आंखें खोलो। पीछे से वो बूढ़ा आदमी आया, बोला, प्रिंसेस वो बेहोश हो गया है, शांत हो जाओ, उससे अभी आराम की ज़रूरत है, शायद उसने बहुत कुछ देखा है और झेला है। लेकिन अंकल मुझे जिमिन को लेके हॉस्पिटल जाना है, मुझे डर है कि अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दी तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे जिमिन को अपने साथ लेके जाना है। जैसा आप कहे प्रिंसेस। फिर वो ओमेगा उस लिटिल ओमेगा को अपनी बाहों में लेके कार की तरफ चलती है। वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो वहां पहुंचते ही जिमिन का चेकअप कराती है अपनी तसल्ली के लिए, कहीं उसके भाई को कहीं चोट तो नहीं लगी। उसे डर है, वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने भाई को प्यार करती है। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी डैड की सर्जरी सही रही, उसके डैड अब ठीक है। लेकिन उसकी मॉम तो पहले ही मर चुकी थी। वो अपनी मॉम के लिए बहुत रो रही थी। अगर जिमिन होश में आया और उससे पूछा कि मेरी मॉम कहाँ है, डैड कहाँ है, तो क्या जवाब देगी। वो ओमेगा काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठ के रो रही थी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए। उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक पल में ही उसकी माँ उससे दूर चली गई। वो इस बात से बहुत अपसेट थी। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं और जिमिन को होश आ जाता है। वो ओमेगा अपने भाई के पास जाती है। वो अपने भाई को देख के रोना चाहती थी, लेकिन वो रो नहीं सकती। अगर उसके भाई ने उसे रोते हुए देख लिया तो वो भी बहुत रोएगा, इसलिए वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है। जिमिन अपनी प्यारी आंखों, मासूम चेहरे के साथ अपनी बहन को देखता है और बोलता है, नूना आपको पता है आज घर में क्या हुआ? आज मैं मम्मा डैडा के साथ खेल रहा था और पता नहीं कुछ गुंडे लोग ना घर में आ गए और डैड को बहुत मारने लगे। मम्मा मुझे ना छुपाने के लिए भाग रही थी। वो मम्मा को भी बहुत चोट लगी थी। नूना मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे डैडा के पास जाना है। नूना प्लीज़ मुझे ले चलो ना। जिम उसकी बहन कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वो अंकल आते हैं और बोलते हैं, प्रिंसेस मास्टर जाग गए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ना सुनते ही वो ओमेगा अपना हामी से हिलाती है और जिम को देखती है और बोलती है, चलो जिम डैडा से मिलते हैं। अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर वो दोनों अपने डैड के रूम में जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों रूम में पहुँचे, उन्होंने देखा उसके डैड एक लॉयर और एक पुलिस ऑफिसर बात कर रहे थे। डॉक्टर
उनका चेकअप कर रहे थे। वो दोनों ही बच्चे अपने डैड के पास जाते हैं और बहुत रोते हैं। डैड, आप क्या ठीक हैं? उनके डैड कुछ बोलने ही वाले थे कि वो चुप हो जाते हैं। दोनों बच्चे अपने डैड की आंखों में आंसू देख सकते थे। उसके डैड कुछ बोलना चाहते थे, ये बोलना चाहते थे कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अपने बच्चों के सामने। बड़ी कोशिश करने के बाद उनके डैड बोलते हैं, वायलन बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो और ये सब देखने के बाद तुम कुछ सोच समझने के लायक नहीं हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अपने भाई को भी। डैड, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? हमें पहले ही मॉम छोड़ के चली गई हैं। अगर आप चले गए तो मैं ये सब कैसे संभालूंगी? डैड, जिम तो अभी बहुत छोटा है, उसे इन सब के बारे में नहीं पता। वो अभी भी डरा हुआ है। डैड, देखिए उसे। मैं जानता हूँ बेटा, सिचुएशन ऐसी है कि ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। उसके डैड जिम की तरफ देखते हैं, जो सिर्फ खड़ा होकर उन सब की बातें सुन रहा था। ना वो उसे कुछ समझ आ रहा था, ना समझने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ अपने डैड और अपनी नूना को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। उसके डैड जिम के सिर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, जिम, वायलन, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और मेरे अलावा यहाँ पे कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये जियांग अंकल, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये दो अंकल भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा इनकी बात मानना। वायलन बोलती है, डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन हालात को समझो। मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन तक जी सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वायन अपना हामी से हिलाती है और दोनों बच्चे अपने डैड के पास लेट जाते हैं। कुछ तरह से बीतने के बाद फिर वो अपने मॉम का फ्यूनरल करवाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। उनके डैड हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनके साथ कुछ गार्ड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं, जिम रोने लग जाता है और अपनी नूना से कहता है, नूना, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। वायलन बोलती है, जिम, मेरे साथ रूम में चलो। फिर वायलन जिम को लेकर रूम में जाती है। रूम में जाते वो जिम को सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन जिम नहीं सोता। वो परेशान हो जाती है। वो जिम को डांट नहीं सकती, वरना जिम और भी रोएगा। वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं समझता। तभी कमरे के अंदर मिसेस जियांग आती हैं। वो वायलन को ऐसे परेशान और जिम को ऐसे रोते देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर मिसेस जियांग उनके पास जाती है, जिम को अपनी गोद में बिठाती है, वायलन को अपने कंधे पर सिर रखकर सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं सो रहा था। और जिमिन आंट से जिद कर रहा था कि आंट, मुझे मेरे मॉम के पास ले जाइए, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। फिर उसकी आंट ने उसे कुछ ऐसी बातें कही जिससे जिम रोते हुए बोला, तो क्या आंट, मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं, कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मम्मा वहाँ खुश रहे, तो अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो और अपनी नूना और अपने दादा की बात मानो। ओके ओके आंट, मैं गुड बॉय बनूँगा और दादा और नूना की बात मानूँगा। तो ठीक है, अब सो जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे सोने का इंतज़ार कर रही है। अब जल्दी से सो जाओ अपनी नूना के साथ। लेकिन आंट, आप कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। जब तक तुम सो नहीं जाते मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कमरे के अंदर मिस्टर जियांग आते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं और बोलते हैं, यूबो, हाँ हनी, ये 2 लॉकेट इन दोनों के गले में डाल दो, ये मास्टर ने दिया है। फिर मिसेस जियांग हाँ में से हिलाती हैं और उन दोनों के गले में लॉकेट डाल देती हैं। फिर मिसेस जियांग अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और बोलती हैं, हनी, क्या मिस्टर पार्क ठीक है अब? हाँ, अभी वो ठीक हैं यूबो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा है कि
उनकी जान किसी वक्त जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बच्ची कस्टडी हमारे हाथ में है, हम उनकी केयर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए हनी, मैं उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, बहुत अच्छे से, अपने बच्चों की तरह। फिर मिसेस जियांग उन दोनों बच्चों को कंबल से ढकती हैं, उनके फोरहेड पे किस करती हैं, फिर कमरे से बाहर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिमिन शांत था, वो सब भूल चुका था, लेकिन वैलन नहीं भूली थी। फिर एक दिन हॉस्पिटल से खबर आती है कि उसके डैड की हालत ख़राब है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो दोनों अपने डैड के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर उनके डैड की हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। वो दोनों बस खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी आंटी जियांग आई और उन दोनों को बाहर लेके चली गई। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। फिर कुछ तरह से बीतने के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमें माफ़ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये वर्ड सुनते ही वैलन अपनी जगह पे जम गई। मिसेस जियांग दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती है और बोलती हैं, वैलन अपने आप को संभालो बेटा, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो और तुम्हें इन सबको संभालना है, और जिमिन को भी प्लीज़ अपने आप को संभालो। जिम अपने नूना का हाथ पकड़ता है और आंट से पूछता है, क्या आंट डैड भी अब मॉम के पास चले गए? ये वर्ड सुनते ही वैलन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और आंटी जियांग जिमिन को गले लगा लेती है। बोलती हैं, नहीं जिम, हम सब हैं ना, अब हम सब एक परिवार है। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को बहुत मिस कर रहे थे तो वो चले गए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उनका बेटा उनके बगैर कैसे रहता है। वो देखना चाहते हैं कि उनका बेटा कितना बहादुर है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें उन्हें दिखाना है ना कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और अपनी नूना का ख्याल रख सकते हो। तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है ना जिम, एकदम अपने मॉम डैड की तरह। हाँ आंट, मुझे बनना है। तो अब चलो तुम्हारे डैड का फ्यूनरल करवाते हैं। तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं ना, उन्हें तुम्हारी मॉम के पास जाने देते हैं। उनके डैड का फ्यूनरल होने के बाद मिस्टर जियांग के पास मिस्टर ली आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर जियांग, आप जानते हैं ना कि इन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मिस्टर पार्क मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी मुसीबत में बहुत हेल्प की है। मैं इन बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा रक्षा करूँगा। फिर मिस्टर ली बोलते हैं, ज़रूर, मैं भी इन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं इनसे रोज़ मिलने आया करूँगा। मिस्टर ली, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन दोनों बच्चों को एकदम माँ की तरह प्यार दूँगी और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। ज़रूरत पड़े तो मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूँगी, लेकिन इन दोनों को कुछ होने नहीं दूँगी। मिस्टर ली मुस्कुराते और हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर बोलते हैं, मिसेस जियांग, आप जिम को लेके घर जाइए, हम वैलन को लेके आ जाएंगे। फिर मिस्टर ली कुछ गार्ड के साथ मिसेस जियांग और जिम को घर भेज देते हैं। वायलन, मिस्टर ली, मिस्टर जियांग पार्क ऑफिस पहुंचते हैं। पहुंचते ही वो लोग मिस्टर पार्क के कैबिन में जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं, वायलन इधर बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिसे तुम्हें समझना है और हिम्मत से काम लेना है। ये कहते ही वायलन अपना हाँ में सिलाती है। मिस्टर जियांग मिस्टर ली उसे समझाने लगते हैं कि मीटिंग रूम में उसे क्या कहना है और अपने हौसले को बनाए रखना है, डट के खड़े रहना है और घबराना नहीं है। फिर वायलन लो वॉइस में कहती है, अंकल आपको क्या लगता है इतना सब कुछ मैं संभाल पाऊँगी? हाँ वायलन, तुम संभाल सकती हो, फ्यूचर में भी तुम्हें ये सब संभालना ही था, क्यों ना अभी से शुरुआत करो तुम। वायलन अपना हाँ में सिलाती है। फिर मीटिंग का टाइम होता है, वो सब मीटिंग में पहुँचते हैं। वायलन जाके सबके सामने खड़ी हो जाती है। उनके पीछे गार्ड भी थे और अंकल जियांग, अंकल ली दोनों ही खड़े थे। वायलन थोड़ा सा एटीट्यूड लेकर अपने डैड की चेयर पे बैठ जाती है। फिर मिस्टर ली कहते हैं, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिस्टर पार्क किसी
दुर्घटना के तहत उनकी डेथ हो चुकी है। उनके बाद उनकी डॉटर वायलन, जो इनके डैड के होने के बाद ये कंपनी इन्हीं की है और ये कंपनी की सीईओ और चेयरमैन है और मैं इनका सेक्रेटरी हूँ मिस्टर जियांग, यहाँ इनकी हेल्प करने के लिए। ये सब चल क्या रहा है मिस्टर ली? आप एक छोटी बच्ची को इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए कैसे दे सकते हैं? हमें भरोसा नहीं है कि ये कंपनी संभाल पाएगी भी या नहीं और हमारे सारे शेयर बर्बाद चले जाएंगे और कंपनी लो में चली जाएगी। फिर मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर जॉनसन शांत हो जाइए, हमने कुछ प्रोजेक्ट प्लान किया है। अगर आपको ये पसंद आए तो अपनी हामी भरिए, वरना आपके जितने भी शेयर्स अपने कंपनी में लगाए हैं हम आपको वापस दे देंगे। मिस्टर ली, बात ऐसी नहीं है कि हम अपने शेयर्स नहीं देना चाहते, लेकिन बात यह है कि इतनी छोटी बच्ची कंपनी को संभालेगी कैसे और इतने बड़े ओहदे को और 2 पोजीशन जो इतने बड़े हैं उन्हें कैसे संभालेगी। हेलो एवरीवन, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। आप सब जानते होंगे कि मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं इस कंपनी को संभालूं, लेकिन आप मेरा ये प्रोजेक्ट देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी हामी भरिए, ना अच्छा लगे तो अपने अपने शेयर्स लेके जा सकते हैं। फिर मिस्टर जॉनसन मिस्टर ली से बोलते हैं, मिस्टर ली ये सब क्या है? आप कंपनी के रूल को तोड़ रहे हैं। फिर वायलन बोलती है, मिस्टर जॉनसन आप उनसे क्या बोल रहे हैं? कंपनी के ओनर मैं हूँ, मैं रूल बनाऊंगी और रूल तोड़ूंगी। आप इस कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर हैं और आपका काम है कि हमारे प्रोजेक्ट में अपना शेयर देना, ना कि हमारे चीज़ों में दखल देना। कंपनी के रूल कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए हैं, ना कि कंपनी के ओनर के लिए। चलिए छोड़ते हैं इस बात को और मेरे प्रोजेक्ट को देखिए। अगर अच्छा लगे तो हाँ में भरिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई नहीं, आप अपने शेयर्स लेके यहाँ से जा सकते हैं। वायलन सबको अपना प्रोजेक्ट समझाती है। सब बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं और ये सोचते थे कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया जाए तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और ये वायलन सबके रिएक्शन को देख के पता कर रही थी। सबने प्रोजेक्ट में हामी भरी और सबने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट में अपना शेयर ज़रूर देंगे। वायलन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी को ये प्रोजेक्ट समझ में आया? ये बहुत अच्छी बात है। जिसको इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई इशू है तो वो मुझे अभी बताएं। तो मिस्टर जॉनसन कहते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट लॉस में चला गया तो आप क्या करेंगे? हमें हमारे शेयर्स वापस देने होंगे और हम इस कंपनी में अपना कोई भी शेयर कभी नहीं लगाएंगे। फिर वायलन बोलती है, मिस्टर जॉनसन ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत हटके है और अच्छा भी है। अगर इसे मार्केट में लॉन्च किया जाए तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मिस्टर जॉनसन अपना हामी से लाते हैं और बाकी शेयर होल्डर भी हामी से लाते हैं। फिर वायलन बोलती है, तो ठीक है, ये डील पक्की करते हैं। फिर वायलन वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे गार्ड चले जाते हैं और मिस्टर जियांग भी चले जाते हैं। मिस्टर ली वहाँ खड़े होकर कुछ शेयर होल्डर से कुछ ज़रूरी बात करते हैं। फिर वो भी ऑफिस में आ जाते हैं। वायलन, तुमने आज बहुत अच्छा किया, सभी को हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि आगे तुम ऐसा ही करते रहोगी। ज़रूर अंकल, अगर आप दोनों मेरा साथ दिया तो ज़रूर ये कंपनी टॉप पे ही जाएगी। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, वायलन तुम्हारे स्टडी के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, तुम अपनी स्टडी अपने ऑफिस में ही कर सकती हो। वायलन अपना हामी से लाती है और कहती है, अंकल अब मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। इस प्रोजेक्ट को हम कल स्टार्ट करेंगे। अंकल हामी से लाते हैं और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। घर पहुँचते ही वो कुछ मीटिंग के बारे में बात करते हैं। फिर वायलन जिम के कमरे में पहुँचती है, जहाँ आंट की गोद में सिर रखकर जिम सो रहा था। आंट के पास जाती है और कहती है, आंट जिम ने कुछ खाया? हाँ बेटा, वो खाया। वो जिद कर रहा था कि वो तुम्हारे साथ खाएगा, लेकिन मैंने उसे कैसे भी करके मना लिया और वो खा के सो रहा है। वायलन अपना हामी से लाती है और फ्रेश होकर जिम के पास आती है और जिम, आंट और वायलन तीनों एक साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली, मिस्टर जियांग एक दूसरे से बात कर रहे थे। कह रहे थे, मिस्टर जियांग हमें वायलन और जिमिन के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। मिस्टर जियांग हामी से हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ जिम के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। वो कल से स्कूल जाएगा, वायलन अपनी पढ़ाई ऑफिस में ही करेगी, तो सिक्योरिटी ज़्यादा ही ज़रूरी होनी चाहिए। फिर मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर जियांग वायलन से कह के हमें घर चेंज करवा लेना चाहिए। मुझे डर है कि जिमिन
उसको इस घर में रह के बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उसे बहुत कुछ देखा है इस घर में, बहुत डर लगेगा उसे। वैलेंट से कह के इस घर को चेंज करवा देंगे। वो दोनों अपना हाँ में चिल्लाते हैं, फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। हेलो आर्मी, आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और मैं एक अच्छी एक्सप्लेनर भी नहीं हूँ। अगर स्टोरी में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, और अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना।